राजस्थान प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है। हालात वहाँ पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। भाजपा का चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो राजस्थान नहीं, बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की ज़रूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ करने के लिए आए हैं। और अचंभा नहीं होता अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम सीता हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। तो बिल्कुल अचंभा नहीं होता कि राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। ये दोनों की दोनों फर्क आप साथ देखिए। यही बात रखने के लिए आज प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यहां पर आए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी और भजन लाल जी, रामलाल जी ये उस टीम में शामिल थे जो करौली गए। करौली के अंदर जो पूरा हंगामा हुआ उसका पूरा विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे। मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन जी ने आपके बीच में एक पृष्ठभूमि रखी है। हमारे साथ में शहजाद जी और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हम सब के साथ में हैं। आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए कि वैसे तो मसले बहुत हैं। पिछले 3.25 साल से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी की सरकार है। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूँ। सरकार इनकी भी रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में मुद्दों के तौर पर एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में कर्जा माफ़ी का आता है, जिसकी खुद वायदा किया था राहुल गांधी जी ने, और कहा था कि चाहे सूरज उगे न उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ़ हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला बेरोजगारी का है। 32.3% से भी ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हट रही है। चौथा एक बड़ा मसला है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये अनूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेस की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज़ की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा राजस्थान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात राजस्थान के बारे में लागू होती है, राजस्थान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पीसफुल स्टेट है। लोग वहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर यदि सीधे सीधे चोट पहुँचती है तो वो एक पक्ष है कानून व्यवस्था का। और जब कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इनमें से कोई नहीं आता है।
पर्यटकों की संख्या भी कम होती है, निवेशकों की संख्या भी कम होती है। और उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि पिछले 3 सालों में 7 लाख के करीब 7 lakhs FIR ये पहली बार राजस्थान में दर्ज हुई है। और केवल इतना नहीं, इन 7 लाख मुकदमों में पिछले 21 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा है उसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है, जिसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, और ख़ास तौर पर महिलाओं के मामलों में 1 साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी असमत ले ली जाती है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसमें जो अब यक्ष प्रश्न है जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, राजस्थान की इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नज़र आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्यौहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। और इसके अनेकों ताज़ा तरीन उदाहरण हैं। वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं, डिस्करेज करने के लिए। हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट अजमेर की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि ऑर्डर किया 144 का, और उसमें ये कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा, कोई अपने धार्मिक चिन्ह का कोई नारा नहीं लगा सकेगा। जबकि अच्छे से पता है कि 2 अप्रैल को जब भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, नववर्ष होता है चैत्र में वर्ष प्रतिपदा पे, उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकलते रहे। इससे पहले की पृष्ठभूमि में PFI ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहाँ जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे लगे। बीकानेर में इसी तरीके से जुलूस पर पाबंदी लगी, भीलवाड़ा पर लगी, और इसी तरीके से 144 को इम्पोज किया जगह जगह उन जुलूस को डिस्करेज करने के लिए। और जो करौली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। करौली के मामले में उसको जुलूस को परमिशन थी, परमिशन के बावजूद CLG की मीटिंग हुई, जो दोषी थे वो CLG की मीटिंग में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सबके सामने है। उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी उस डेलीगेशन में थे, 7 लोगों का, जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्थित थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है, उसके कुछ अंश आप लोगों के बीच में वो बयां करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, PFI को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्योंकि इस तरीके से बर्बरता, इस तरीके से आतंक, इस तरीके से भय और खौफ का माहौल हमने कभी नहीं देखा। मैं मानता हूं कि वो राजनीति करते हैं, जादूगर हैं, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्थान के उन लोगों के सीधे सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? क्या वो पिटने के लिए हैं, मुकदमे के लिए हैं? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। भाई आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है, पुलिस आपके अंतर्गत आती है। मोदी जी राजस्थान में आपकी सरकार चलाने के लिए आएंगे। मैं ये मानता हूँ कि ये एडमिट उन्होंने कर लिया कि भविष्य में अशोक जी का कोई रोल रहेगा नहीं और जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे गवर्नेंस के लिए। लेकिन इस तरीके से श्रीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक निजी कार्यक्रम में सवाई माधोपुर आए। उसी दिन की घटना है। जेपी नड्डा जी का इस पूरी घटना से कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि जेपी नड्डा आए और दंगा भड़काकर चले गए। मैं मानता हूं कि इतना मानसिक असंतुलन किसी अविवेकशील व्यक्ति में ही हो सकता है जो अपनी कुर्सी के पाए को खिसकते हुए देखकर इस तरीके की बयानबाजी करता है। राजस्थान की पुलिस को कांग्रेस पार्टी के अपने लोगों की जासूसी के लिए बखूब इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत अरसे पहले की घटना सब आपके सामने, किस तरीके से अपने ही उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इन्हीं की सरपरस्ती में होता है। राजस्थान में फोन टैपिंग इसकी चर्चा आम है, तो पुलिस को जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए अशोक गहलोत जी ने डिप्लॉय किया हुआ है, डेप्यूट किया हुआ है। और इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इसकी पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। निर्दोषों को जिस तरीके से टारगेट करके और उस पे उनको पुलिस का दबाव देकर जिस तरीके से उनको हतोत्साहित करने की कोशिश हुई है, उस पर हमारा ऐतराज़ है। हमारे करौली के पूर्व चेयरमैन राजाराम है, उनके खिलाफ उन्होंने लगातार, पुलिस ने एक आतंकवादी जैसा व्यवहार करके पुलिस उनके पीछे लगी। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोगों पर। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला था कि जो आप लोगों के समक्ष आना चाहिए था और देश के लोगों को भी इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए था किस तरीके से लगभग अब 2 प्रदेशों में बचे और उसमें भी जिस तरीके से राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण कर रही है वो हम सब के लिए चिंता भी है। हम अपने राजनीतिक तौर पर उसको जिस भी तरीके से काउंटर करेंगे, पार्टी उसकी रणनीति कर ही रही है, लेकिन आपके ज़रिए आम लोगों तक हमारी भावना पहुँचे, इतना निवेदन था। और मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूँगा, क्योंकि वो उस कमेटी का हिस्सा थे और पूरी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी फाइंडिंग्स की हैं, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि करौली, जहां आज 7वें दिन भी लगातार कर्फ्यू है, वहाँ जो घटना हुई, घटना को जब ये जुलूस प्रारंभ होगा उससे लेकर उपद्रव होने तक पुलिस के अधिकृत व्यक्ति ने उसको पूरा वीडियोग्राफी उसकी की। उस वीडियो के कुछ अंश, जो अंश मेरे नहीं, पुलिस के अधिकृत व्यक्ति कांस्टेबल के द्वारा, एक एसआई के द्वारा बनाई गई थी, सुमेर प्रचार कांस्टेबल नंबर 355 और एक सब इंस्पेक्टर। मैं चाहूँगा कि मैं मेरी बात प्रारंभ करूँ, उससे पहले चंद मिनट का वो वीडियो है, उस पर आप एक निगाह डालें ताकि आपके सामने सारी तस्वीर सामने आ जाए। ये वो तस्वीर है जिसमें उपद्रव जब प्रारंभ होता है, शांतिपूर्व जुलूस पर हमला होता है, हमलावरों के हाथ में आप लाठियां देखेंगे, पत्थर देखेंगे और बेबस पुलिस देखेंगे। पुलिस के कांस्टेबल आपको ये कहते नजर आएंगे कि अब आगे बढ़ो, बहुत हो गया, और एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंगाइयों की वहाँ नहीं होती है। पुलिस का पूरा जाब्ता इस पूरे जुलूस के साथ चलता है। जुलूस में मुश्किल से 400-500 लोग हैं और इस जुलूस की, शांतिपूर्ण जुलूस की पहले अनुमति ली जाती है। पूरे जिस मार्ग से जुलूस निकलता है उसकी रैकी होती है और उसके बाद एक जाब्ता के साथ, पुलिस के 2 दर्जन से ज़्यादा जवानों के साथ एसओची की अगुवाई के अंदर, थाना प्रभारी की अगुवाई में जुलूस निकलता है। अब जुलूस का मंजर क्या होता है, 5:15 पर उन पर जिस प्रकार हमला होता है, अचानक 1 दर्जन से ज़्यादा मकानों से पत्थरों की बौछार होती है और नीचे से पीछे से 150 लोग आकर उस जुलूस पर हमला करते हैं
और नतीजा यह निकलता है कि लगभग 2 दर्जन लोग चोटिल होते हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें धू करके जला दी जाती है और लगभग 4 दर्जन मोटरसाइकिलों को जला दिया जाता है। और उसके बाद वो हमलावर वहाँ से नदारद हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन, अगले दिन जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो जिनके चेहरे अभी आप देखोगे वो हमलावर सारे के सारे उस पीस कमेटी की बैठक में होते हैं। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान 1 अप्रैल को पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने एक मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के रूप में एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि राजस्थान में 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक जहां विभिन्न शहरों के अंदर जुलूस निकाले जाएंगे नव वर्ष पर, वहाँ अशांति होगी। ये मैं पहले आपको अवगत करा रहा हूँ। और ये वही पीएफआई है जिसका जिक्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। कोटा के अंदर 17 फरवरी को पीएफआई के जिला अध्यक्ष साजिद खान एक दरख्वास्त पेश करते हैं जिला कलेक्टर को कि हम हिजाब रैली निकालना चाहते हैं। जिला कलेक्टर उस रैली की अनुमति के लिए मुख्य सचिव राजस्थान को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से अनुमति आती है। तो कुल मिला के ये सुनियोजित हिंसा है और इस हिंसा की पुष्टि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ये कहकर कहते हैं, आज तक जब जांच रिपोर्ट सामने आई नहीं, उससे पहले कहते हैं उत्तेजित नारे लगे थे, उसके कारण से इस जुलूस पर हमला हुआ। यानी दंगाइयों को क्लीन चिट देने का काम राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री करते हैं। और फिर एक बात और कह देते हैं, कब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई और जिसका जिक्र इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहते हैं कि आग लगाकर चले गए और फिर कहते हैं अब ये दंगा होना आम बात होगी, तनाव होना आम बात होगी। यानी उनके इस बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये बात यहीं नहीं रुकेगी। हम लोगों का एक दल, 7 सदस्यीय दल, जिसमें हम 3 विधायक थे, मैं, मदन दिलावर, रामलाल जी शर्मा और 3 सांसद थे, सुखवीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजौरिया और रंजीता कोहली जी। 2 अप्रैल की घटना पर हमने प्रशासन को अनुमति चाहिए, उन्होंने 5 अप्रैल को हमें अनुमति दी और 5 अप्रैल को हम वहाँ उस जगह पर गए जहाँ सबसे पहले दुकानें जली। व्यापार मंडल का एक डेलीगेशन रोता हुआ हमें मिला। उन्होंने कहा हमारी दुकानें जली, हम दुकानों जलने पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। एफआईआर हाथ में लिए खड़े हैं। हम ये बता सकते हैं कि एफआईआर में हमारी दुकानें को लूटा किसने, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर जाती। हमने वहाँ पूर्व विधायक और हमारे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगर पालिका नगर परिषद के प्रतिनिधि और सारे सामाजिक संस्थाओं से बात की। हमें वहाँ जिला कलेक्टर और पूरे पुलिस प्रशासन से मिले। हम वहाँ उस स्थान पर भी गए जहाँ पर ये हमला हुआ था। हम उन लोगों से भी मिले जो चोटिल हुए और उन लोगों ने जो सारी बातें बताई, उसमें बड़ी बात ये थी कि पुलिस की जो एफआईआर खुद की है, जो पहली एफआईआर नंबर 0131/2022 3 तारीख को दर्ज होती है 11:26 पर। ये एफआईआर मैं आपके अवलोकनार्थ आपको दूंगा, पर इस एफआईआर में मैं अंतिम पंक्ति पढ़ के सुनाऊंगा ताकि पता लग जाए कि हम पर आप राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कहते उत्तेजित नारे लगे और उनके खुद के एसएचओ की ये पहली रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं उक्त जाब्ता एवं बाइक रैली में शरीक लोग पर उक्त मस्जिद के आसपास मकान और दुकानों की छतों से अंधाधुंध पथराव करना शुरू हो गया, जिसमें रैली में शरीक लोगों में भगदड़ मच गई। तभी जिम वालों का मकान और जिम सेंटर तथा बांस की बलियों की दुकानों, मकानों व चूड़ी वालों की दुकानों से करीब 100-150 लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुलूस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मन थाना अधिकारी सहित इतने लोग हम घायल हुए। खुद पुलिस के लोग घायल होते हैं, एक एफआईआर दर्ज नहीं। और ये सारा वीडियो इस बात को बताता है। हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने अनुमति दी और ये जो टनों पत्थर थे, ये पत्थर उन 3 मंजिली मकानों पर यकाएक कैसे पहुंच गए? पत्थर किलो हो सकता है, मन हो सकता है, जहाँ टनों हो वहाँ कैसे पहुंच गए? अचानक जो हमला हुआ, उस हमले के अंदर पुलिस को पहले चेतावनी दी। सीएलजी की मीटिंग 1 तारीख को होती है। वहाँ के पूर्व पार्षद और एक वहाँ के चेयरमैन के दत्तक पुत्र ये कहते हैं कि आपने जुलूस निकाला तो उसका खामियाना आपको भुगतना पड़ेगा। और सरकार पुलिस के अधिकारी के सामने चेतावनी देते हैं, पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी देते हैं और उसके बाद ये सुनियोजित दंगा होता है। और सुनियोजित दंगा के अंदर
पुलिस के कांस्टेबल भी घायल होते हैं, उनकी तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और मैं समझता हूं कि जब ये हमला हुआ उससे पहले एक विशेष लोगों के ऑटो रिक्शा और दुकान पहले बंद हो जाती है, और हमने 4 वीडियो दिए उनको, जिन वीडियो में वो चेहरे, वो किरदार सामने आते हैं जिन्होंने ये सारा हमला किया। और हमारा तो आरोप है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले की 3 घटनाओं का मैं जिक्र करके आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक घटना हुई थी अप्रैल में 2021 में छबड़ावे में, धनबाद सर्किल पर 2 युवकों की चाकूबाजी और दुकानों में आगजनी। और एक घटना हुई उसके बाद जुलाई 2021 में झालावाड़ में, गंगधार, पेड़वा और भवानी मंडी में। और उसके बाद एक घटना हुई जयपुर में, संजीव प्रकाशन में, एक इस्लाम आतंकवाद के चैप्टर से नाराज होकर उन्होंने उस पर हमला किया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कहा इन तीनों हमलों के पीछे संगठित गिरोह पीएफआई के हाथ होने से नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद उसी संगठन को राज्य के मुख्यमंत्री कोटा के अंदर हिजाब रैली की अनुमति दे, इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं अब राजस्थान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया जिससे राजस्थान के अंदर अमन चैन समाप्त हो गया। और अब जिस बात का जिक्र आपने किया, एक तरफ राजस्थान जल रहा था, दूसरी तरफ इसी 1 अप्रैल को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर एक आदेश निकलता है कि रमजान के महीनों को देखते हुए, रमजान और नवरात्रा महीना साथ साथ चल रहा है, सिर्फ रमजान के महीनों को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। और दुर्भाग्य यह पहली बार राजस्थान के अंदर किसी सत्तारूढ़ दल ने किसी घटना को लेकर अपने पुलिस जाब्ता और प्रशासन पर विश्वास नहीं करते हुए, एक रफीक खान जी हैं वहाँ के आदर्श नगर के विधायक, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिस तरह हमारी जांच कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जी ने 7 लोगों की बनाई, उन्होंने 3 लोगों की बनाई। और उस कमेटी ने कहा कि उत्तेजित नारे लगे थे, इसके कारण से उत्तेजित होकर लोगों ने उस रैली पर हमला किया। हमने उन्होंने कहा, जबकि ये पूरी एफआईआर में कहीं ये नहीं बात की, जो एफआईआर उस समय तत्कालीन घटना घटित होने के साथ ही उस एसएचओ ने दर्ज की, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा कि उत्तेजित नारे लगे। और मैं समझता हूं कि इतने दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी बेगुनाहों की गिरफ्तारी जारी है। इस अपराध के अंदर भी सामाजिक संतुलन बनाने की बात पुलिस कर रही है, जिसका जिक्र भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पूर्व चेयरमैन राजाराम जी का। उस तरह के दर्जनों लोग हैं जिनको लाकर पुलिस ने 4 दिनों से गिरफ्तार कर रखा है। मैं समझता हूं इन सारी बातों से, और हमने जो वीडियो दी, हमने उनको 2 बातें कही, एक तो आपका अधिकृत वीडियो पुलिस का, और एक जो हम वीडियो दे रहे हैं, 4 वीडियो मैंने अलग अलग दिए, उसमें से 1-2 वीडियो का अंश आपको दिखाएंगे। इन वीडियो के आधार पर आप चेहरे पहचान लो, और अगर आप ये बता दें कि रैली पर चलते हुए किसी भी आदमी के हाथ में कोई हथियार है या कोई बात है, तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये सारी बातें वहाँ दौड़ कर पीछा करते करते पीटा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले नहीं चलाई, पुलिस ने ड्रोन से पहले सर्वे नहीं कराया, पुलिस ने तो तमाम इंतजाम किए जाने थे उनके सामने जब सीएलजी की मीटिंग में चेतावनी दी और पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये सारी बातें इस चीज़ को बयां करते हैं कि वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस कदर सवार हुए हैं कि राजस्थान का अमन चैन समाप्त हो गया। मैं दर्जनों घटनाएं जिनका जिक्र कर सकता हूं, पर मैं जिक्र करके समय आपका व्यतीत नहीं करना चाहता। मालपुरा के अंदर जो वहाँ के लोगों ने लिखित में प्रशासन को दिया, हम अब पलायन को मजबूर है क्योंकि यहाँ के हालात इस तरह के हैं। ये घटनाओं का सीरीज है। राजस्थान सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक प्रदेश रहा। आज राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, और मैं समझता हूँ राजस्थान जलेगा। इसकी आशंका के साथ आज हम आपके रूबरू होने के लिए आए हैं। आपने बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो हम चला देते हैं जिसमें कि आपको दिखेगा किस प्रकार से पुलिस का केवल इनएक्शन नहीं बल्कि कंप्लिसिटी रहा। वीडियो देखिए ना। इसी प्रकार की घटना, इससे ज़्यादा पुलिस के कांस्टेबल, चूंकि ये रैली अनुमति से निकली थी इसलिए उनके पास ये है। हमने प्रशासन को कहा कि आप अपने अधिकृत वीडियो के आधार पर मुलजमान को पहचानें, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी क्लीन चिट दे दी गृह मंत्री के रूप में कि आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से असलियत जनता के बीच में जाए, ये कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी के सवाल इसी विषय पर, राजस्थान के विषय पर, करौली के विषय पर होंगे तो केवल आज उसी विषय पर सवाल होंगे।
राजस्थान के अंदर विकास के नाम पर एक काम भी नहीं हुआ है। एक योजना भी राजस्थान सरकार की ऐसी नहीं है जो खुद की योजना हो। केंद्र सरकार की योजनाओं को हड़पने के लिए पूरे प्रोग्राम चल रहा है। तो निस्संदेह अब चुनाव जब सर के ऊपर आ गया है और एक भी काम नहीं हुआ, हर विधायक को अपने क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में सारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और वहां पर पुलिस और प्रशासन उनके इशारे पे चल रहा है। यही कारण है कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही। तो निस्संदेह पूरा का पूरा ध्यान बांटना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को और साधना चाहते हैं। इसी कारण से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जब तक पूरी चीज़ें सामने नहीं आती तब तो वो आंदोलन की शक्ल लेती नहीं है। और इसमें कमेटी ने रिपोर्ट दी और हम लोग अभी गवर्नर से इसमें मिलने वाले हैं, उनकी दखल की भी मांग करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी इस वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। उसमें जितने जो दूसरे आनुषंगिक संगठन हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को टेकअप किया है। अपनी मर्यादा में जहां हमें ज़रूरत लगेगी हम करेंगे। किरोड़ी जी पार्टी के कहने से निर्देश के बाद ही गए, सांसदों की बैठक के बाद में, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनके पास भी थी और इस लिहाज से कुछ मामलों में वो अपनी तरफ से भी उसमें काम करेंगे। देखिए, इसके अंदर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, जो दंगई के चेहरे इन वीडियो में आए वो दूसरे दिन पीस कमेटी में बैठते हैं, मकसूद अहमद, मतलूब और अंचू। और उसके बाद जब हम दबाव देते हैं तो हमारे को ये कहते हैं कि अब ये हम मिल नहीं रहे। जब इस प्रकार गुनाह करने वाले हमारे एसपी साहब के पास में बगल में बैठकर और पीस कमेटी का हिस्सा बनेंगे, सीएलजी का हिस्सा बनेगा, तो फिर इसलिए हमें न्याय की उम्मीद उनसे नहीं है। इसलिए हमने मांग की पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दो बातें आपने जो अदिति प्रश्न करा उसकी दो बातें मैं बताता हूं। सबसे पहले तो जो राजस्थान के अंदर मुख्य मुद्दे हैं उसे पार्टी उठाती है, लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं उसे नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। वो भी पार्टी अपने आदेश से ही जो भी वहाँ चाहे सांसद हो या विधायक उनको उठाते रहेंगे। दूसरी बात है कि इस जो करौली में हिंसा हुई उसकी पूर्व जानकारी राजस्थान सरकार को थी। ये मामूली तैयारी नहीं थी, ये कोई एक दो तगारी पत्थर नहीं थे, ये टन भर के पत्थर थे जो छतों पे रखे गए। आपने वो सड़कें देखी, इतनी संकरी सड़कों के ऊपर जब इतने सारे पत्थर आते हैं तो पूरी तैयारी है। ये तैयारी होने के बावजूद जब वहाँ से जुलूस निकलना था, शांतिपूर्वक जुलूस, जैसे कि पहली एफआईआर जो हुई है जो पुलिस ने कराई है उसमें लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, तो ऐसे के अंदर पुलिस ने वो रास्ता दूसरा क्यों नहीं दिया? वो चाहते थे राज्य सरकार की ये हिंसा हो, और यही हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इशारा वो भाजपा की तरफ कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गहलोत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मोहित 1 सेकंड, one at a time. मोहित भट्ट जी। When the Rajasthan government is completely in connivance with those who created this rioting, then how do we expect these people to be identified and arrested? I am certain that the police and the administration knows the whereabouts of all the persons named by you or by Rajendra Rathore Sahab. Police knows, and yet they have not been able to arrest them or progress the investigation any further. This is to suppress everything that is happening in Rajasthan, and more such rioting is likely to happen in Rajasthan. 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, उन्हीं पर लागू होती है। हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। सबूत आपके सामने, आपने उसको सुना भी, आपने सबूत को देखा भी। इससे स्पष्ट है कि ये ब्लेम गेम कहाँ से हो रहा है, किस कारण से लोगों का, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा प्रदेश हो, लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश हो रही है। सत्य आपके सामने है और सत्य की जीत होगी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो ड्रामा अभी राजस्थान की सरकार ने सड़कों पे करा महंगाई के ऊपर, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस, कीमतें सबसे महंगी हैं।
वो अपना वैट क्यों नहीं कम करते? सड़कों पे उतरने की राजस्थान सरकार को क्या जरूरत है? गहलोत साहब अपने एक पेन के शाही से वो महंगाई को कम कर सकते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये केवल राजनीतिकरण है, ये तुष्टीकरण है, ये मुद्दों को लोगों के बीच में उठाना है। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि जागरूकता आपके माध्यम से हम पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है। आप फर्क देखिए, अभी राजेंद्र साहब ने, सतीश पुनिया साहब ने क्लियरली बताया कि किस तरह से दो त्योहार और दोनों में उनका जो रवैया है वो बिल्कुल अलग, पोल्स अपार्ट। एक तरफ रमजान हो रहा है, दूसरा तरफ हिंदू त्योहार हो रहा है, लेकिन जहां जहां हिंदू रैलीज निकल रही है वहां धारा 144 लगाई जा रही है, बिना किसी हिंसा के। धारा 144 एडवांस में लगाई जा रही है, और जहां की जानकारी उनको थी वहां पर उन्होंने इसे रोकने के लिए, रास्ता बदलने के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा। देखिए, अभी आपने महंगाई की बात की। एक सेकंड, करौली हिंसा पर और राजस्थान में जो घटित हुआ है हिंदू विरोधी हिंसा पर, इस पर किसी का और कोई सवाल हो तो जी। हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कोई अपेक्षा नहीं है, वो नहीं कर सकते। हमें कांग्रेस से भी कोई अपेक्षा नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो जनता ही करेगी। जिस इस हिंसा में अगर राज्य के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो ये कहें, सब कुछ जानने के बावजूद ये कहें कि वहां पर जय श्री राम का नारा लगा इसलिए हिंसा हुई, तो क्या जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? क्या जय श्री राम का नारा लगाना गैर कानूनी है? पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक ये पूरी रैली निकल रही थी। तो ये पूरी तरह से अब जो होगा वो जनता करेगी, लेकिन हम देश के नागरिकों तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम राजस्थान के कोने कोने तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और केंद्र सरकार को प्रदेश अध्यक्ष जी मिलकर इस बात की पूरी सूचना देंगे। कि आज के लिए केवल राजस्थान और करौली की घटना पर प्लीज राजस्थान का ही सवाल है मेरा कि राजस्थान की जो सिचुएशन है वो देखते हुए वहाँ की अशोक गहलोत सरकार डिसमिस करने की मांग बीजेपी करने वाली है या नहीं? जनता अपने आप कर देगी डिसमिस, इसकी चिंता ही नहीं है हमें कोई। निश्चित तौर पर मालपुरा के बाद करौली के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने पलायन करने की अपनी योजना बनानी प्रारंभ कर दी। ये राजस्थान के कई शहरों में इस प्रकार की घटना होगी तो इस प्रकार की बात होगी। और मैं समझता हूँ आपके हाथ में हमने एफआईआर दी है और ये हमारी जांच दल की रिपोर्ट दी है। एफआईआर को खुद पढ़ोगे, जो एसएचओ की है उसमें आपको पता लग जाएगा गुनाहगार कौन है और बेगुनाह कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।